नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास नॉलेज में। आज हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और इससे संबंधित एक बिल अभी संसद के अंदर पेश किया गया है। बीजेपी के एक सांसद है जिनका नाम है किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने समान नागरिकता से संबंधित एक बिल पेश किया है। तो आज हम इस वीडियो के अंत तक जानेंगे कि हमारे देश के अंदर इससे संबंधित क्या कानून है और अन्य देशों में समान नागरिकता से संबंधित क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होती क्या है। भारत के अंदर दो तरह की कोर्ट होती है। एक कोर्ट होती है क्रिमिनल कोर्ट और दूसरी तरीके की कोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं सिविल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जैसे चोरी, मारपीट, लूट, हत्या आदि इन जैसे मामलों की सुनवाई होती है तथा इन सभी के अंदर अपराधी या जो भी जिसका भी सुनवाई हो रही है वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूल समुदाय का हो, उसके साथ सभी के लिए एक ही तरह की कोर्ट होती है और सभी के लिए सजा का प्रावधान भी होता है। यानी मान लो कत्ल किसी हिंदू ने किया है या किसी मुसलमान ने किया हो, इस अप, इसे अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, इस बात का इस पे सुनवाई के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस धर्म और जाति का है। इन सभी मामलों के लिए क्रिमिनल कोर्ट होती है। सिविल कोर्ट के अंदर सजा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट का काम किया जाता है। यानी जो भी सिविल कोर्ट के अंदर केस जाते हैं उनके अंदर सजा बहुत दायक कम मिलती है, लेकिन उनके अंदर आमतौर पर दोनों पार्टियों से सेटलमेंट करवा दिया जाता है। जिसके अंदर जैसे कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला हो या फिर जैसे कोई मान हानि संबंधित मामला हो या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, इन सभी बातों को हम इस सिविल कोर्ट के अंदर ये मामले जाते हैं। ऐसे मामलों का सेटलमेंट भी कराया जाता है और पीड़ित पक्ष को मुआवजा भी दिलवाया जाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है, क्योंकि सिविल कोर्ट के अंदर सिर्फ मामलों की सुनवाई ही नहीं होती, साथ साथ में जो भी परंपराएं, रीति रिवाज या धर्म से संबंधित जो भी बातें होती हैं उन सब का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं जैसे शादी ब्याह संपत्ति से जुड़ा कोई मामला हुआ सिविल कोर्ट के कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों की शादी ब्याह, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामले, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का खास महत्व है और इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे कोई मुस्लिम की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं अगर कोई हिंदू होगा तो उसका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सुनवाई और मामला होगा। इसी प्रकार ईसाई, सिख और इनके लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जाती है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है कि जो भी सभी तरह के जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट हुआ या फिर अन्य ईसाई सिखों के संबंधित पर्सनल लॉ, उन सभी को खत्म करके सिर्फ सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए निजी मामलों में एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का क्यों न हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष चार शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना अपराध माना गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कब से उठा है। 1835 में ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में बी एन राव कमेटी बनी, एक कमेटी बनी जिसका नाम था बी एन राव कमेटी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात की गई। तो सबसे पहले 1941 में बी एन राव कमेटी के द्वारा हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही। आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था। इसके विरोध में जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, करपात्री महाराज समेत कई अन्य नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अम्बेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पे दबाव बनाया
तो वो इसके लिए तैयार हुई। जब नेहरू इस पे तैयार हुई तो उन्होंने इसके लिए 4 तरह के कानून बनाए थे। 1955 और 56 में नेहरू ने 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास भी करवा दिया था इन कानूनों को। इसमें सबसे पहला कानून है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और चौथा था हिंदू माइनॉरिटी एवं गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब इन सभी कानूनों के आने के बाद हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह संबंधी और संपत्ति का अधिकार भी मिलने लगा, लड़कियों को वोट लेने का भी अधिकार मिल गया, पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने पर रोक भी लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार भी इन्हीं कानूनों के बाद मिला। राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाया ही जा रहा है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए भी, अन्य दूसरे धर्म की महिलाओं के लिए भी एक समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से ही इतना विरोध क्यों रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक के समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले सभी पर सम्मान कानून थोपना संविधान के खिलाफ होगा। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है और यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर ही आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों को चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश भी की जा रही है। और देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित क्या लिखा गया है और क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है, जिसके अंदर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के से संबंधित एक अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। यानी प्रत्येक राज्य देश भर में अपने नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में ही नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह ही है। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य भी बताए गए जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। इसके बाद हम जानते कि जो बीजेपी की सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसे प्राइवेट बिल भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि प्राइवेट बिल होता क्या है और यह लोकसभा या राज्यसभा में किस तरीके से पेश भी किया जाता है। राज्यसभा या लोकसभा में दो तरह से कोई बिल पेश किया जाता है। एक तो सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल होता है जिसे कोई मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है या सरकार के एजेंडे को इसमें शामिल होते हैं। इसके अंदर सिर्फ कोई मंत्री द्वारा जो बिल पेश किया जाता है उसे सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल भी किया जाता है। जब कोई प्राइवेट मेंबर या सदन या लोकसभा या राज्यसभा में का कोई भी मेंबर अपने द्वारा एक मंत्री न होकर कोई भी बिल पेश करता है, भले ही वह सत्ताधारी पार्टी का क्यों ना हो, यही तो उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। अब प्राइवेट बिल मेंबर बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा है, उनके द्वारा जो पेश किया गया है उसके अंदर ही हम जानते हैं प्राइवेट बिल को पेश करने की प्रोसेस क्या है। सरकारी बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बल्कि प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो सिर्फ शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। यानी सरकारी बिल किसी भी दिन हम पेश कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को पेश करने के लिए प्राइवेट बिल को शुक्रवार को ही पेश किया जाता है। इसे पेश करने से पहले सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट तैयार करना होता है और उन्हें कम से कम 1 महीने का नोटिस सदन सचिवालय को भी देना होता है। सदन सचिवालय ये जांच करता है कि यह जो बिल पेश किया जा रहा है यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या भी नहीं। अगर यह इस जांच के बाद ही इसे लिस्ट किया जाता है। प्राइवेट बिल को मंजूर करने या खारिज करने का फैसला लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास होता है। वह इस बिल को मंजूर भी कर सकता है और इसे खारिज भी कर सकता है। बिल मंजूर हो जाने के बाद यदि उस पर चर्चा होती है और इसके बाद वह इस पर वोटिंग भी करवाई जाती है और अगर बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल एक कानून के रूप में आ जाता है। 1952 के बाद अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें ध्यान रखने वाली खास बात है कि इनमें चौदह चौदह प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून के रूप में लाए जा सके हैं। सुप्रीम कोर्ट विधेयक 1968 आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल था जो 1970 में कानून बना था।
इसके बाद कोई भी प्राइवेट बिल दोनों सदनों में पास नहीं हो सका। 16वीं लोकसभा यानी 2014 और 19 के बीच 999 प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन चर्चा सिर्फ 10% बिलों पर भी ही हो सकी। अब हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित हमारे देश में जो कानून है क्या वो अन्य देशों के अंदर भी वैसे ही कानून है क्या? अभी हमारे देश के राजधानी गोवा अकेला एक ऐसा राज्य जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है और 1961 में गोवा और भारत में विलय हुआ था। इसके बाद ही वहां से यह कानून लागू हो रखा है। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब जैसे देशों में सबसे सबके लिए एक ही कानून होगा, चाहे किसी भी समुदाय या धर्म का हो, उन सबके लिए शरिया लॉ को फॉलो करना ही होगा। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इसराइल और अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। इसराइल के अंदर भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ बनाए गए हैं। अमेरिका सहित ईसाई बहुत देशों में शादी तलाक संबंधी जुड़े मामलों के लिए सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन लॉ भी बनाया गया है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट दी गई है। तो आपने इस वीडियो के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो जानकारी ली वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।